इसराइल जंग हार चुका है। नेतन्याहू को अपने देश के लोगों से अब और ज़्यादा सच्चाई को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये खुद इसराइल के वॉर कैबिनेट के फॉर्मर मिनिस्टर कह रहे हैं। इनका कहना है कि नेतन्याहू नेशनल टीवी पर झूठ बोल रहे हैं और अपनी और अपने फौज की नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। अब इसराइल के लोगों को ये कबूल कर लेना चाहिए कि उनकी फौज जंग हार चुकी है। ये स्टेटमेंट गैडी आइज़नकोट ने दिया और इन्होंने बेवजह ही ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है, बल्कि इसके भी कुछ मायने हैं। चलिए उसे समझते हैं। जब से इसराइल ने गाजा में ग्राउंड इन्वेजन शुरू किया है, तब से अब तक इसराइल ने अपने 1000 टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल को खो दिया है। ये स्टेटमेंट इसराइल हमास वॉर के 100 दिन पूरे होने पर अबू उबैदा ने दिया। इसराइल के हजारों मिलिट्री व्हीकल्स और टैंक्स को हमास ने फुली और पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया है। इससे पहले 12 नवंबर को भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट अबू उबैदा ने दिया था, जिसमें 48 घंटों के अंदर 25 आईडीएफ सोल्जर्स के टैंक और आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने की बात की गई थी। इसके अलावा 13 नवंबर को बैत हनून में हमास ने आईडीएफ सोल्जर्स पर मोर्टार से हमला किया, इसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ। फिर 25 दिसंबर को अबू उबैदा ने ये क्लेम किया कि उन्होंने पिछले 48 घंटों में आईडीएफ के 48 फौजी मारे और 35 मिलिट्री व्हीकल को फुली और पार्शियली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी तरह 3 दिसंबर को भी एक सिंगल ब्लास्ट में हमास ने आईडीएफ के 60 सोल्जर्स को मार दिया। ये ब्लास्ट जुआर अल-दीक के इलाके में हुआ था। फिर 2 जनवरी को हमास ने आईडीएफ के 71 व्हीकल को निशाना बनाया और 16 सोल्जर्स को मार दिया और आईडीएफ के कमांड पोस्ट पर भी हमला किया था। और ये रिपोर्ट्स यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको बताया। इस तरह के रिपोर्ट्स पर जब नेतन्याहू और उसके वॉर कैबिनेट से सवाल किए जाते हैं तो वो कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स पेश करते हैं और ये कुछ सोल्जर्स के मौत के आंकड़ों को सामने लाते हैं। और इनके लिए आईडीएफ सोल्जर्स के मौत के आंकड़ों को छुपाना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। इसी तरह का एक रिपोर्ट 7 अक्टूबर को इसराइल में अटैक को लेकर आया था, जिसमें उन्होंने टोटल 1600 इजरायली सिटीजन्स और पुलिसमैन के मरने की बात कही थी। फिर उसे 1400 कर दिया गया, फिर घटाकर 1200 कर दिया। और आमतौर पर ऐसा होता है कि अटैक के बाद जारी किए गए मौत के आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि उस समय बहुत से लोग ज्यादा घायल होते हैं और उन घायल लोगों की वजह से आंकड़ों में बढ़ोतरी होती है। इसराइल में इसका उल्टा होता है। ये इसराइल के जरिए डाटा को मैनिपुलेट करने का इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, बल्कि इनके ढेरों एग्जाम्पल मौजूद है। अच्छा, अगर कुछ देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि 17 जनवरी तक इसराइल ने अपने 193 सोल्जर्स ही खोए और ये 23 जनवरी को आकर 210 हो गए, तो फिर ये सवाल उठता है कि आईडीएफ ने गाजा से अपने कोलानी ब्रिगेड और आर के 36वां यूनिट को विड्रॉ क्यों किया? क्योंकि उनके हिसाब से तो वो वॉर जीत रहे हैं। आईडीएफ के पास टोटल 1.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पर्सनल्स है और 4.5 लाख से भी ज्यादा रिजर्विस्ट आर्मी है, और इनके मुकाबले 210 जैसा छोटा सा नंबर इतने पावरफुल कंट्री के लिए जंग को छोड़कर भागने की वजह तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती। बल्कि सच्चाई इसके उलट है, और सच्चाई ये है कि इजरायली सोल्जर्स का बड़ा तबका अपाहिज और घायल हो चुका है और ना जाने कितने गज्जा के अंदर मारे गए हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट 5 जनवरी को भी आई थी, इसमें यह बताया गया था कि 12,500 ऐसे इजरायली सोल्जर्स की पहचान की गई है जो आगे चलकर पूरी तरह से नंगड़े और लूले हो सकते हैं। इस रिपोर्ट का सोर्स भी खुद इजराइल की मीडिया ही थी। इसी तरह की एक और रिपोर्ट 13 जनवरी को आई, जिसमें यह बताया गया कि 4000 के करीब इजरायली सोल्जर्स पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है और ये नंबर बढ़कर 30,000 के करीब पहुंच सकता है। और इस रिपोर्ट में भी आईडीएफ पर डाटा को मैनिपुलेट करने का एलिगेशन लगाया गया था। इस बात से आप इनके घायल होने वाले सोल्जर्स का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। अगर इन रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो कम से कम 50,000 इजरायली सोल्जर्स तो जरूर घायल हो गए होंगे, क्योंकि 30,000 के करीब तो वो सोल्जर्स है जो अपाहिज होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब हर इंजर्ड सोल्जर्स अपाहिज तो नहीं हो सकता, बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें छोटी मोटी चोटें भी आई होंगी। इस तरह के डेटा को प्रेस की नजरों से बचाने के लिए ही इजराइल ने वॉर के शुरू के दिनों में ही हमास के टेलीग्राम चैनल को बैन करवा दिया, और जो लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में इजरायली साइट्स के कैजुअलिटीज को एक्सपोज कर रहे हैं उन्हें भी टारगेट कर मारा जा रहा है। अब तक इजराइल में 113 से ज्यादा जर्नलिस्ट मारे गए हैं। इजराइल के अंदर की हालत इतनी खस्ता है कि वॉर कैबिनेट की मीटिंग में यहूदी खुद आपस में एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी नेतन्याहू और उनके मिनिस्टर्स से इस्तीफा देने की मांग तक कर रहे हैं। नेतन्याहू पर बंधकों को छुड़ाने का प्रेशर इतना बढ़ गया है कि लोग नेतन्याहू के घरों में घुसकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इन बातों को नेतन्याहू अच्छे से जानते थे कि ग्राउंड इन्वेजन करने पर उनके सोल्जर्स पिटेंगे, लेकिन इतनी बुरी तरह से पिटेंगे ये उन्होंने नहीं सोचा था। पूरी दुनिया जानती है कि इजराइल सिर्फ हवाई हमलों का शेर है, जमीन पर उसकी एक भी नहीं चलती। कुछ सालों पहले ग्राउंड लेवल के वॉर में इजराइल हिजबुल्लाह से भिड़ा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। लास्ट में यूएन ने बीच में आकर इस मामले को शांत करवाया, और हिजबुल्लाह इस वॉर को अपनी जीत की तरह देखता है। और इन्हीं वजहों से आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन से पहले यूएसए ने नेतन्याहू को कई बार ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन नेतन्याहू हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले का जवाब
गाजा में घुसकर देना चाहता था, क्योंकि हवाई हमले में तो इसराइल हमास के एक भी लड़ाकों को नहीं मार पा रहा था सिवाय सिविलियंस के। यही ग्राउंड इन्वेजन का फैसला नेतन्याहू के गले की फांस बन चुकी है। अब नेतन्याहू के पास बस 3 ऑप्शंस है। पहला, वॉर को खत्म करना। अगर नेतन्याहू ने ऐसा किया तो उनके पार्टी के कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ ऑपोजिशन पार्टी के लोग ही इस्तीफे की मांग कर रहे थे, फिर ये लोग भी करने लगेंगे और नेतन्याहू इजराइल की पॉलिटिक्स से सीधा आउट हो जाएगा। दूसरा, वॉर को कंटिन्यू रखना। अगर वॉर को कंटिन्यू रखा तो IDF सोल्जर्स की डेथ टॉल्स इसी तरह इंक्रीज होती रहेगी। वॉर कैबिनेट में हुए झगड़ों के बारे में लगातार खबरें आती रहेंगी। इससे इजराइल और नेतन्याहू दोनों की इमेज खराब होगी। अमेरिका ने 50 से 60 सालों तक जिस इजराइल से अरब कंट्रीज को डराया धमकाया, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। शायद इन्हीं वजहों से अमेरिका ने भी अब 2 स्टेट सॉल्यूशन के मुद्दे को एक बार फिर से उठाना चालू कर दिया है और यूरोपियन कंट्रीज भी अब नहीं चाहते कि वॉर हो। यहाँ पर उनके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। वो लोग बिला वजह हूथी से भिड़ना नहीं चाहते और ट्रेड को वापस से नॉर्मल करना चाहते हैं। और तीसरा, ये हो सकता है कि नेतन्याहू फिर से हमास के साथ कोई ट्रूस डील करे और इसके बहाने वो अपने सोल्जर्स को गजा से निकाल सकते हैं। लेकिन हमास चाहता है कि अब अगर ऐसी कोई डील होती है तो वो वॉर को खत्म करने के लिए ही होगी, क्योंकि गजा में हवाई हमले करके IDF सिविलियंस को मार रही है और उसमें भी 70% से ज्यादा औरतें और बच्चे हैं। हमास के लोग ये चाहते थे कि अरब कंट्रीज उनके लिए कुछ ना करे, बस इसराइल को गजा में सिविलियंस का कत्लेआम करने से रोके। ये अरब कंट्रीज इंटरनेशनल कम्युनिटी पर इतना प्रेशर बनाए कि कम से कम गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड भी आ सके। हजारों की तादाद में जो खाना और दवाइयों की ट्रक रफा क्रॉसिंग पर रुकी है, उन्हें अंदर लाने में हमास की मदद करे। लेकिन कुछ को छोड़कर सारे अरब कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। एक तरफ जहाँ वेस्ट पूरी तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, फिर चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड हो, मिलिट्री एड हो। ये कुछ रिपोर्ट्स है जो जंग से पहले की है, यानी कि 2022 की, और जंग शुरू होने के बाद तो ये ऐड और भी बढ़ चुका है। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि हमास किस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल इसराइल के खिलाफ वॉर में कर रहा है। इससे पहले आप ये समझ लो कि इसमें मैं हमास और इसराइल के बीच कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बस मैं आपको गजा के लोगों और उनके जज्बों के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों के पावर और स्ट्रेंथ में जमीन और आसमान के अंतर है। बात करते हैं रॉकेट से। हमास के पास कुछ 11 तरह के मल्टीपल रेंज के रॉकेट है, जिसके रेंज में लगभग पूरा इजराइल आ जाता है। जिसमें कुछ मेन रॉकेट्स ये है, जैसे R160, इसकी रेंज 160 किलोमीटर तक है। SH-85 इसकी रेंज 85 किलोमीटर है और अयास 250 इसकी रेंज 250 किलोमीटर है। इसके अलावा हमास के फाइटर्स इजराइल के मरकाबा टैंक्स और मिलिट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए 4 तरह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का यूज कर रहे हैं, जिसमें एक है कॉन्कर्स जिसकी रेंज 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। दूसरा बुल्सा 2, इसकी रेंज भी 2 से 2.5 किलोमीटर तक है। और तीसरा है इगलास S, इसकी रेंज 500 से 6000 मीटर तक है। चौथा यासीन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये काफी अहम है क्योंकि इसे से हमास फाइटर्स इजराइल के कई सारे मरकाबा टैंक, जो कि दुनिया की सबसे लेटेस्ट और टेक्नोलॉजिकल एडवांस टैंक है, उसे निशाना बना रही है। इसके अलावा हमास AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी डिटेल्स आप यहाँ पर एक बार देख लेना। इसके अलावा हमास के पास कुछ 15 से 40 हजार तक एक्टिव सोल्जर्स हैं और हाल ही में हमास ने एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके इजराइल के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा भी किया था। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है और हमास के लड़ाके कुछ ड्रोन्स का भी यूज कर रहे हैं, जिसमें कुछ अटैक ड्रोन्स है और कुछ सर्विलांस। और दूसरी तरफ इजराइल, जिसे हाल ही में मिलिट्री स्ट्रेंथ पावर रैंकिंग में 17वां रैंक मिला। इजराइल के पास इनकी तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। इसमें भी वर्ल्ड के बेस्ट वेपन्स हैं। इंटेलिजेंट एजेंसी है। IDF के बारे में मैं अगर आपको पूरी तरह से बताने लगा तो ये वीडियो लगभग 1 घंटे से भी ज्यादा की हो जाएगी। आप सिंपली गूगल पर IDF भी सर्च करोगे तो विकिपीडिया पर उसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप इन्हें वहां से देख लेना। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखे हुए सवाल का आंसर देना ना भूलें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कुछ और खास।